वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर चैनल साइंस टॉप लर्निंग। इस चैनल के द्वारा मैंने कोशिश की है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन आवर सीबीएसई एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसमें जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। कितना लिखना है कि हमें गुड मार्क्स अवेल कर सकें, तो दैट आई वांट टू गिव यू। I have an experience of teaching more than 20 years. 20 साल से मैं 9-10th क्लासेस को और साइंस टीचिंग में प्रोफेशनलिस्ट हूँ। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question: why do organisms reproduce? In this chapter, we will study about the process of reproduction. Organisms, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, उनमें रिप्रोडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, एंड द परपिचुएशन ऑफ स्पीशीज, कंटिन्यू करने के लिए अपनी स्पीशीज को। अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव अ नेचर, इट्स अ बेसिक ट्रुथ कि कभी ना कभी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव टू डाई। और इस तरह से अगर सभी ऑर्गेनिजम्स कभी ना कभी डेड हो जाएंगे और अपनी प्रोजेनी में आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उनकी स्पीशीज एंड हो जाएगी। सो फॉर द परपिचुएशन ऑफ द स्पीशीज एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स जो मर चुके हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको रिप्लेस करने के लिए जो ओल्ड हैं, जो पुराने हैं, वो खत्म हो जाते हैं और उनका स्थान लेने के लिए रिप्रोडक्शन के द्वारा न्यू ऑर्गेनिजम्स ऐड हो जाते हैं। सो दीज आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट basic life processes and which are very important for the maintenance of life, जिनके बिना लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। अगर इनमें कोई भी डिस्टर्बेंस होती है इन प्रोसेसेस में, या ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो इट विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, it is not so essential as all these processes, because अगर रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, बट स्टिल इट इज रिक्वायर्ड इन लाइफ ओनली फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए, चलायमान रखने के लिए और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है, बट इंडिविजुअल के खुद के जिंदा रहने के लिए उसके लाइफ प्रोसेसेस में रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है। इफ somebody is unable to reproduce, then it will not affect the life of that particular individual. वो उसकी स्पीशीज को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन उस इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करेगा। On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. Reproduction की क्या जरूरत है? ये तो हमारी एनर्जी भी खर्च करता है। अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और बेबी प्रोड्यूस करने जा रहा है तो उसकी काफी एनर्जी भी इस प्रोसेस में खर्च हो जाएगी। So, why should an individual organism waste energy on a process? It does not need to stay alive. तो फिर ऐसे प्रोसेस की क्या जरूरत है जो इंडिविजुअल के खुद के कोई काम नहीं आ रही और वो सिर्फ अपनी स्पीशीज की कॉन्टिन्यूएशन के लिए वो काम कर रहा है, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है उस प्रोसेस में।
It would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि रिप्रोडक्शन क्या है और ये क्यों जरूरी है. Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. That means कि कोई species exist करती है जब उसकी population ज़्यादा हो जाती है तभी वो औरों की नज़र में आती है, तभी और लोगों को दिखाई देती है. अगर किसी स्पीशीज का सिर्फ एक ही मेंबर हो जो आगे रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकता तो किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई मेंबर एग्जिस्ट भी करता है इस वर्ल्ड में या नहीं. इट इज द लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशीज दैट ब्रिंग देम टू अवर नोटिस. हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. हमें कैसे पता चलता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज के हैं. यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर. Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. तो हमें कैसे पता चलता है कि दो लोग, दो इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज के हैं? By their appearance, by their feeding habits, by their method of reproduction. उनके तरीकों को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक ही स्पीशीज के हैं. उनका दिखने का अपीयरेंस, लुक्स. सो व्हाट डज रिप्रोडक्शन मीन्स. इसलिए रिप्रोडक्शन की यहां से हम डेफिनेशन देखते हैं कि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच सिमिलर लाइक देमसेल्व्स. तो यहां से हमें रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मिलती है. Reproduction is a process of formation of new generation of young ones. नई young ones को reproduce करना of similar type by the grown up individuals. वो individuals जो खुद mature हो चुके हैं, grown up हो चुके हैं, वो अपने जैसे new individuals को create कर रहे हैं जो बिल्कुल उनके parents की तरह हैं. Parents and next progeny, next generation is similar. Do organisms create exact copies of themselves? अभी हमने कहा कि reproduction means creating individuals that look very much similar but not exact copies. Are they exactly same? Organisms look similar because their body designs are similar. If body designs are to be similar, the blueprints of these designs should be similar. अगर किसी की बॉडी का डिजाइन सेम है तो दैट मीन्स उसका ब्लूप्रिंट यानी कि उसका सांचा भी सेम होना चाहिए. बेसिक रिक्वायरमेंट. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of. In class 9th, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules. The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made. Different proteins will eventually lead to altered body design. 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स ही कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस. क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट्स दे पास द जीन्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए की फॉर्म में वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस सेंड करते हैं, पास करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. DNA means deoxyribonucleic acid. ये मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट जनरेशन में जाकर प्रोटीन्स बनाते हैं. इन प्रोटीन्स से ही बॉडी के डिजाइन्स बनते हैं. अगर ये सिमिलर डीएनए पास हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में तो बॉडी डिजाइन विल बी रिमेन सेम. लेकिन अगर इस डीएनए में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो different type of body designs will be made. Therefore, a basic event in reproduction is creation of a DNA copy.
तो जो बेसिक इवेंट, जो सबसे खास और सबसे बेसिक इवेंट है वो है डीएनए की कॉपी का क्रिएट होना। अगर डीएनए की कॉपी पर ही डिपेंड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन से कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, नेक्स्ट जनरेशन में जो जाने वाले हैं वो कैसे होंगे। Cells use chemical reactions to build up copies of their DNA. This creates two copies of the DNA in a reproducing cell and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. Therefore, DNA copying is accompanied by creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to two cells. तो कैसे ये इवेंट्स होते हैं कि सबसे पहले डीएनए है वो अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, डबल करेगा। जो पेरेंट सेल है उसका डीएनए डबल हो जाएगा और उसकी वन कॉपी अगर सिर्फ एज इट इज ऑफस्प्रिंग में चली जाएगी तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस डीएनए को सेल अपरेटर्स की भी जरूरत है। सेल अपरेटर्स मीन्स सेल ऑर्गेनेलिज एंड अदर हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स जो उस सेल को मेंटेन रख सकें। सो डीएनए की कॉपी बनने के साथ साथ दूसरे जो एडिशनल सेलुलर अपरेटर्स, दैट मीन्स अदर सेल ऑर्गेनेलिज हैं, वो भी अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे, डबल करेंगे और डबल करने के बाद वो एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। सो हियर वी कैन सी दिस इज अ सेल और ये एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, दिस इज अ सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस लाइंग इनसाइड द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। Here are the chromosomes and chromosomes they get duplicate and then they divide into two daughter nuclei. Let हम मान लेते हैं यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डुप्लीकेट themselves, 2 से 4 हो जाएंगे एंड फिर ये 4 क्रोमोसोम्स along with the DNA material they will pass to these two cells, right? So chromosomes number will remain same as that of the parent. तभी हमारे जो ये दो सिमिलर इक्वल साइज के these are called as daughter cells. This is the parent cell and these are the daughter cells. Daughter cells will remain same or not same. It only depends upon the DNA. अगर DNA सेम टू सेम डुप्लीकेट हुआ है, उसके बीच में कोई वेरिएशन नहीं आई है, एग्जैक्ट है सेम वही जो पेरेंट में था, तो सेम डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज आया है तो वेरिएशंस विल बी देयर। सो these two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? ये सेल्स हमें देखने में तो सिमिलर लगेंगे, लेकिन क्या ये बिल्कुल एब्सोल्युटली आइडेंटिकल है? The answer to this question will depend on how accurately the copying reactions involved occur. कितना एक्यूरेट है कॉपी होना? एक डीएनए का नेक्स्ट 2 डीएनए जब बनने हैं तो उसके लिए कॉपी करना पड़ेगा। जैसे हम एक फोटोकॉपी एक हमारे पास ओरिजिनल मास्टर कॉपी है तो हम उसकी फोटोस्टेट कराकर फोटोकॉपी निकाल लेते हैं। अब उस दौरान अगर कोई एरर आ जाता है तो हमारी मास्टर कॉपी जैसी कॉपी नहीं मिलती हमें, लेकिन अगर कोई एरर नहीं आता है तो हमारी कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम मास्टर कॉपी जैसी होती है। तो यहां पर भी यही है कि कितना एक्यूरेटली कॉपी हुआ है, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई कॉपी करने के लिए वो कितनी एक्यूरेट है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन, व्हाट डज इट मीन? The chemical reactions that are taking place in living beings are called as biochemical reactions.
जैसे कि हम लैब के अंदर कुछ केमिकल्स को मिक्स करके रिएक्शंस करवाते हैं, इसी तरह की रिएक्शंस हमारी बॉडी में भी चलती रहती हैं और सेल डिवीजन के दौरान, रिप्रोडक्शन के दौरान भी ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कंटिन्यू चल रही हैं और इन पर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली कॉपी करेंगी. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. क्योंकि हर बार जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का कैसा एनवायरमेंट है, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो हल्का सा स्लाइट उनमें चेंज आता ही है, डेफिनेटली आता है, जिसकी वजह से कुछ वेरिएशंस हर बार आते चले जाएंगी. As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. हमें देखने में तो डीएनए की कॉपीज सिमिलर सेम लगेंगी, लेकिन वो एक्यूरेट और बिल्कुल ओरिजिनल जैसी आइडेंटिकल नहीं होंगी. Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. और कई बार तो ये इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि जो नया डीएनए बना है वो अपने ही पेरेंट सेल के जो सेलुलर अपरेटस यानी कि जो दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनके साथ वो कंपैटिबल ही नहीं बैठता. ठीक है, तो उसमें वो रिएक्शन और वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता. सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई. अब क्योंकि सेल अपरेटस और डीएनए कंपैटिबल नहीं है तो सिंपली क्या होगा, द सेल विल डाई. On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. लेकिन कई बार अगर कोई slight variations होती हैं या चाहे वो ज्यादा variations भी हैं, अगर वो compatible हैं DNA और cellular apparatus के बीच में, तो उनका ज्यादा drastic outcome नहीं होगा and they will survive. Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other. तो जो सर्वाइविंग सेल्स होंगे वो अपने पेरेंट के जैसे सिमिलर भी होंगे और थोड़े से डिफरेंट भी होंगे. दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर. अब ये जो वेरिएशन का एक इनबिल्ट कैपेसिटी है कि सेल में वेरिएशन तो होगी ही होगी, डेफिनेटली इनबिल्ट है, ये डेफिनेटली होना ही है ये प्रोसेस. तो वो रिप्रोडक्शन के दौरान बार बार वेरिएशन होने की वजह से ही एवोल्यूशन प्रोसेस आता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. ये वेरिएशंस जो आ रहे हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? देयर मस्ट बी वेरिएशंस और देयर मस्ट नॉट बी वेरिएशंस. सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. Populations of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. Here is the word niche. So first of all, I must clear the word niche means your functioning. Cell की, organism की जो functioning है वो क्या काम करता है, वो क्या प्रोफेशन कर रहा है, कैसे environment में वो काम कर रहा है. तो जो हमारी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली एक वेल डिफाइंड प्लेसेस पर ही रहना पसंद करती है, क्योंकि वहीं पर वो अपने बेटर फंक्शनिंग दे सकती है. इकोसिस्टम के अंदर हर एक का निशे अलग अलग होता है. यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और वहीं पर वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं और अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करते हैं. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche. अब जो DNA कॉपी करने का, रिप्रोडक्शन के दौरान DNA कॉपी करने का उनका क्या तरीका है, क्या मेथड है और कितना वो कॉपी करते हैं, कितना एक्यूरेटली कॉपी करते हैं, ये सब चीजें जरूरी हैं उसके बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए, उस फीचर्स को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो उसी पर्टिकुलर निशे में अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके. लाइक फॉर एग्जांपल फिश, इट लिव्स इन वाटर. अब वहां वेरिएशंस आ रहे हैं एक के बाद एक जनरेशन में, रिप्रोडक्शन के दौरान, लेकिन क्या वो वेरिएशंस इतने ज्यादा आ रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन पानी में रह ही ना सके? नो. अगर वो वेरिएशन इतने ज्यादा आएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन विल डाई
बिकॉज वो पानी में नहीं सर्वाइव कर पाएगी। तो वेरिएशंस इस टाइप से आते हैं कि वो अपने उस पर्टिकुलर निशे में सर्वाइव कर सकें। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक इस तरीके का लिंक है जो पॉपुलेशन के अंदर स्पीशीज की पॉपुलेशन के अंदर स्टेबिलिटी लाता है, उसको नॉर्मल बनाए रखता है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भी नहीं हो जानी चाहिए कि स्ट्रगल हो जाए उन्हीं का आपस में और दे स्टार्ट डाइंग, स्ट्रगल फॉर फूड और स्पेस एक्सेट्रा, और इतनी कम भी नहीं हो जानी चाहिए स्पीशीज कि वो फिर दिखाई ही ना दे। However, niches can change because of reasons beyond the control of the organisms. अब निशे जो है वो continuously चेंज होते रहते हैं, ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल नहीं है निशे पर। Temperatures on earth can go up or down, water levels can vary, or there could be meteorite hits. To think of a few examples, if a population of reproducing organisms रह रहे हैं तो क्या उनका एनवायरनमेंट हमेशा सेम रहेगा? नो, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, लाइक टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, वाटर लेवल वेरी कर सकता है। और मीटियोराइट हिट्स की वजह से, मीटियोराइट मीन्स दैट आर द पर्टिकुलर दैट कमिंग फ्रॉम द स्पेस से जो बड़े बड़े स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं वो हिट कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में आकर, और वहां का एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो सकता है। अब अगर इतना ज्यादा चेंज हो गया तो क्या उस पर्टिकुलर निशे में वो ऑर्गेनिजम्स रह पाएंगे? नो, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इफ दे विल रिमेन सेम। लेकिन अगर हाँ कुछ उनमें ऐसे वेरिएशन से प्रोड्यूस हुए इंडिविजुअल्स हैं उस पॉपुलेशन के अंदर कि वो उस चेंज जो एनवायरनमेंट में हुआ है उसे वो फेस करके सरवाइव कर रहे हैं, तो वहां पे उस स्पीशीज की कॉन्टिन्यूएशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स in these populations there would be some chance for them to survive. वहां पर कुछ चांस रहेगा उन ऑर्गेनिजम्स के रहने का जिनके अंदर वेरिएशंस हैं, क्योंकि अगर सेम टू सेम जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी सेम रहेंगी। Thus, if there were population of bacteria living in a temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die. अब हम मान लेते हैं कोई टेम्परेट, दैट मीन्स वेरी कोल्ड वाटर में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, और बाय चांस वहां के वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अचानक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या किसी और वजह से, तो क्या होगा? बैक्टीरिया वुड स्टार्ट डाइंग। लेकिन अगर उनमें कुछ ऐसे डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो हैं सेम स्पीशीज के, लेकिन वेरिएशंस की वजह से उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, कि फ्यू ऐसे वेरिएंट्स हैं जो रेजिस्टेंट टू हीट हैं, जो उस हीट को सहन कर लेंगे, तो दे वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। अब वही फिर जनरेशन आगे कंटिन्यू करती रहेगी और वो स्पीशी बन जाएगी, और जो नहीं सर्वाइव कर पाए दे विल डाई फॉर एवर। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट और नॉट, वेदर दे आर यूजफुल और नॉट। तो वेरिएशंस ज्यादातर जो है वो यूजफुल होती हैं सर्वाइवल के लिए, बिकॉज दे हेल्प the organism to adjust with the change in environment. Our next topic will be modes of reproduction used by single organisms. कैसे एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होती है। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। नाउ देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. Reproduction can be of two types, sexual reproduction and asexual reproduction. These are called as the modes of reproduction. कैसे organisms reproduction किस किस तरीके से कर सकते हैं. Sexual reproduction means two sexes, male and female, both are required. किसी भी एक अगर मेल एब्सेंट है या फीमेल एब्सेंट है तो रिप्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस. जो मेल है किसी भी स्पीशीज का male will produce male gametes and female will produce female gametes, and these gametes get fused. इनमें
फ्यूजन होगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. राइट. अब ये गैमीट्स क्या होते हैं? आई थिंक यू आर फेमिलियर विद द टर्म्स. गैमीट्स मीन्स जर्म सेल्स. इनको हम वर्ड जर्म सेल्स भी कह सकते हैं. और फीमेल गैमीट्स में फीमेल जर्म सेल्स आर देयर. और जो जर्मिनेशन के लिए, दैट मीन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, वो सेल्स. फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स वुड लीड टू अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जाइगोट. और फिर ये जाइगोट आगे डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, and this will give rise to a new individual. Right. Now in case of asexual reproduction, no two parents are required. Only one single parent is required. One single parent is capable of giving birth to new organism. एक ही सिंगल पेरेंट की जरूरत है रिप्रोडक्शन के लिए. तो ऐसे में हम इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिपेरेंटल. सो यहां पर ना कोई गैमीट्स बनते हैं, न फ्यूजन होता है. सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस मीन्स without mixing. Apo means without, no need of mixing of the gametes. So without mixing, कोई fertilization की जरूरत नहीं है. So इसमें थोड़ा कम वेरिएशंस होंगी, बिकॉज डीएनए की कॉपिंग के दौरान जो वेरिएशन हो गई तो हो गई न्यू सेल बनने के लिए. अदरवाइज वेरिएशंस इनमें कम होती हैं. एंड द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स दे लुक अलाइक. बट इस केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर मोर चांसेस ऑफ वेरिएशन, एज हाफ ऑफ द characters are coming from the male gamete and other half characters are coming from the female gamete. और जब ये characters fuse करके एक zygote बनाएंगे तो there are more chances of variations. So in case of asexual reproduction, first we will continue with asexual reproduction. There are many processes by which asexual reproduction can take place. So first of all we will study asexual reproduction in यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो इसमें कई मेथड्स हैं. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, लाइक दैट. यूनिसेलुलर में देयर कैन बी फिशन. इनको हम आगे बाद में डिटेल में करेंगे. फिशन कैन बी देयर एंड बडिंग. Budding is another method of asexual reproduction. Then is fragmentation. These are various different methods by which asexual reproduction can take place. And fourth is regeneration. Fifth is spore formation. Fifth is spore formation. We will study them in detail one by one. And sixth, which is last, is vegetative reproduction. इनमें से जो कुछ हैं, फर्स्ट वाले कुछ, they take place in case of unicellular organisms like fission, और ये कुछ मल्टीसेलुलर में भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू वांट टू गेट more of the information regarding the process of reproduction, you must watch my next video. And if you feel there are some queries, some details you want, then you can subscribe the channel and view it more and more. Thank you and have a nice day.